नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मौसम का यू टर्न और जो कि बड़ी टेंशन है। वक्त हो चला है हमारे इस खास कार्यक्रम का। चमोली में एवलांच से तबाही के बाद अब पहाड़ों पर आफतकाल जारी है। जम्मू के कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो वहीं कश्मीर में 2 महीने से सूखा पड़ा हुआ था। ना तो बारिश हुई और ना ही बर्फबारी। हालात ऐसे थे कि नदियां एक बूंद पानी के लिए तरस रही थी, सूखी पड़ी थी। और आपको बता दें कि कुदरत ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि हफ्ते भर में न सिर्फ बारिश हुई बल्कि पहाड़ों पर भी जम करके बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में भी मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली। राज्य के निचले इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जबकि उत्तरी और ऊपरी इलाकों की बात कर ले तो क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है। और इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। एवलांच के बाद पहाड़ों में आपातकाल जारी। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। आसमानी आफत से एग्जाम डेट आगे बढ़ी। मार्च का महीना शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में धीरे धीरे तापमान गर्मी बढ़ा रहा है, लेकिन देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी ने मुश्किल बढ़ा दी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाके में 3 दिन से भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति, नारकंडा, चंबा समेत कई जगहों पर आसमान से बरस रहे सफेद आफत की वजह से घर से लेकर सड़कें सफेद हो गई। बर्फ को हटाने का काम जारी है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर शामिल हैं, जहां काफी बर्फबारी हुई। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक राज्य में 3 दिन की बर्फबारी से 650 से ज़्यादा सड़कें और 2300 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। कांगड़ा और कुल्लू जिले में बादल फटने से आई बाढ़ में 10 से ज़्यादा गाड़ियां बह गईं। चंबा और मनाली में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। जम्मू कश्मीर में भी जमकर बर्फबारी हुई। मौसम के इस आपातकाल ने अनंतनाग, भलेसा, डोडा समेत कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बर्फ की सफेद चादर से सब कुछ ढक गया है। चारों तरफ जहां देखिए वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। हालांकि सड़क पर जमी बर्फ की मोटी मोटी परतों को बीआरओ की टीम मशीन की मदद से हटाने में जुटी। खराब मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर सरकार ने स्कूलों में विंटर वेकेशन 6 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। पहाड़ी इलाके में बर्फबारी ने तो मैदानी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पंजाब के अमृतसर में भी जमकर बर्फबारी हुई। लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देर रात राजा सांसी पहुंच गए, लेकिन अमृतसर में बारिश के बाद भारी ओलावृष्टि भी हुई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ, ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ। कश्मीर में पिछले 2 महीनों से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन अब अचानक मौसम ने करवट ली और पूरे कश्मीर में बर्फ की मोटी परत जम गई। इससे ठंड और मुश्किलें दोनों बढ़ गईं। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस मौसम के कहर से निपटने के लिए तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। अंजुल प्रकाश है, क्लाइमेट एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंजुल जी। और इसी के साथ नरेश चंद्र पंत है, भूवैज्ञानिक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। सबसे पहले अंजुल जी आपका हम रुख करते हैं। देखिए, अभी तक फरवरी के महीने में हम ऐसे देख रहे थे कि गर्मी लगने लगी थी। तकरीबन अगर सबसे अधिकतम तापमान देखें तो 26.7 यानी कि 26-28 के बीच का आप मान लीजिए। अचानक से ये परिवर्तन हो जाना, अचानक से यहां पर देखिए ऐसा महसूस हो रहा है कि वापस ठंडक जो है वो दस्तक दे रही है, यानी कि हम विंटर सीजन में फिर से एंटर करने जा रहे हैं। ये बदलाव क्यों? 15 साल पहले मुझसे ये बात पूछती तो मैं आपको कहता कि अभी साइंस जो है वो अभी परिपक्व नहीं है जो बताने के लिए कि एक मिनट, आवाज थोड़ी सी या साइंस जो है उतना परिपक्व नहीं है जिससे कि हमें ये पता चले कि ये जो इवेंट्स हो रही हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही हैं, इसका क्लाइमेट चेंज से क्या ताल्लुक है। बट 2023 में आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई है, जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट बोलते हैं उसको, उसमें ये बात बहुत क्लियर ढंग से लिखी है कि जितने भी चेंजेस हम देख रहे हैं, वैश्विक स्तर पर जो चेंजेस हम देख रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज के कारण है और ये मानव निर्मित है। 2000 साल के जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसको ये शो करता है कि ये मानव निर्मित क्लाइमेट चेंज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, इसकी तीव्रता भी बढ़ेगी और इसके जो अनुपात है इसमें भी बहुत वृद्धि आने वाली है। तो ये मुझे जो अभी जो बर्फबारी का जो न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, ये कोई नई चीज हमें नहीं लग रही, क्योंकि रिपोर्ट्स जो जितने सारे क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट्स हैं, आईपीसीसी के रिपोर्ट्स हैं, उन सबों में इस बात का जिक्र है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ने वाली हैं फ्यूचर में। और जो अंजल जी आप कह रहे हैं नई बात नहीं लग रही है, आप तो चलिए ये रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि देखिए अब जिस तरह से आधुनिक चीजें आ गई हैं उस स्तर पर जो है पता लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए तो ऐसा है कि बहुत बदलाव है, और ये बदलाव क्यों है। लेकिन आपने जो कहा कि देखिए आने वाले वक्त में जो है ये कुछ ज्यादा ही रोटेशन जो है चीजें नजर आएंगी, यानी ये माने कि कभी भी ठंड हो जाए, कभी भी गर्मी हो जाए, कभी भी बारिश वाली स्थिति आ जाए, ये यानी आने वाले दिनों में ये सब देखने को मिल जाएगा। और वो भी कब होगा समझ में नहीं आ पाएगा। जी एकदम यही बात मैं कहने जा रहा था कि आप अगर देखें तो जो हम जिस तरह के ग्लोबल वार्मिंग के एरा में हम रह रहे हैं उसके कारण जो है ये पूरा वाटर साइकिल जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, जिसके कारण हमारा जो ऑलरेडी हम 1.2 डिग्री टू 1.5 डिग्री वार्मिंग ऑलरेडी वी हैव रीच्ड फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल एज। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण जो वैश्विक स्तर पे तापमान और जलवायु में परिवर्तन आए हैं वो ह्यूज है। और उसका सबसे बड़ा जो है वो इम्पैक्ट है हिमालयन रीजन में और अदर रीजन्स जो कि हम लोग जिनको कहते हैं क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन्स हैं। और हिमालय जो रीजन है बहुत ज्यादा क्लाइमेट सेंसिटिव है, वहां पे जो इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा एक ये है कि वो सब चीजों को एकदम ऐसा कर देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कब क्या होने वाला है। और इस तरह से चीजें जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी का प्रेडिक्शन हमें है, लेकिन कब होगा ये हमें नहीं पता। ये टाइमिंग का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आपके पास हम वापस लौटेंगे अंजल जी। नरेश जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए ना केवल आसमान से आफत बरस रही है, मतलब ये समझिए कि देखिए कभी भी बारिश है, कभी भी ठंड, कभी भी गर्मी, कब क्लाइमेट चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चल रहा है। इवन अगर हम धरती की भी बात कर ले तो वहां से भी कब स्थिति ऐसी बदल जाए वो भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में हम दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से भूकंप के झटके, जो कभी 5 के करीब जो है तीव्रता उसकी मापी गई, कभी जो है 2.4 के करीब मापी गई। अगर हम गाजियाबाद की कर ले तो यहाँ पर भी हाल फिलहाल के दिनों में जो है इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी कि भूकंप के झटके जो है हल्के ही सही लेकिन महसूस हुए थे। ये सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। आने वाले दिनों में नरेश जी कैसे देखें और क्या समझे क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ये सब स्थितियां हो रही हैं तो भापा जाए और कैसे ठीक किया जाए? देखिए, क्लाइमेट चेंज अनप्रेडिक्टेबल है, एक तरह से सही है, मगर ये गलत भी है इन द सेंस कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यानी कि ट्रेंड बड़ा क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो इसका किस संदर्भ में बढ़ रहा है कि जब से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तब से बढ़ रहा है।
अभी आपके एक्सपर्ट ने मेंशन भी किया कि वो 1.5 डिग्री से ऊपर, जो कि हमने सोचा था कि अभी कुछ टाइम नहीं होगा, वो उससे भी ऊपर जा रहा है। तो डायरेक्शन तो देखिए क्लाइमेट चेंज की शॉर्ट टर्म में टेम्परेचर बढ़ने की है, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे अभी आपने ये एवलांच और इसका दिखा रहे थे आप, जिसमें जब बर्फ गिरती है तो वो पानी का एक स्टेट है, यानी कि पानी भाप भी हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। जब ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ता है तो आप समझ लीजिए भाप या वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। उसके दो चीज़ें उससे होती हैं। एक कि वो इटसेल्फ एक्ट करता है एज ग्रीन हाउस गैस, यानी कि वो उस ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाता है। और दूसरी, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा अवेलेबल होती है तो उसके प्रेसिपिटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और हायर एल्टीट्यूड्स में और हायर लैटिट्यूड्स में वो स्नो की तरह प्रेसिपिटेट करता है। तो डायरेक्शन, मैं अपनी बात पे दोबारा आता हूँ कि जो डायरेक्शन तो तय है, डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में हो रही है, उसके स्थानीय लेवल पे, स्थानीय उसमें क्या क्या परिणाम होंगे वो प्रेडिक्ट करने में परेशानी है। और दूसरी बात यह है कि इसका कुछ पार्ट तो प्राकृतिक है, मगर काफ़ी सारा हिस्सा हमारे आपके कारण भी है। मतलब ह्यूमन बीइंग्स या एंथ्रोपोजेनिक जिसको कहते हैं, उसके कारण भी है। उसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं केवल। बिल्कुल। तो बस ये चीज़ है जो अगर हम समझ लें पॉलिसी लेवल पे और हर लेवल पे, तभी इसका थोड़ा बहुत निदान हो सकता है, वरना ये रियली बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। देखिए, आपने खतरनाक की बात की, लोग यहाँ पर मजे ले रहे हैं। हम जो लगातार यहाँ पर शॉर्ट्स जो है दिखा रहे हैं, लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जो बर्फ पड़ी है या फिर ओलावृष्टि जो हुई है अमृतसर के अंदर में, उन सबका मजा लेते दिख रहे हैं। लेकिन अंजल जी देखिए, सीधे तौर पर नरेश जी कह रहे हैं कि खतरनाक है। अब ये किस लेवल पे खतरनाक है, ये आप जैसे एक्सपर्ट जो है बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप लोगों के थ्रू जो है हम सब भी इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन मानव निर्मित आपने भी कहा, इसी बात का जिक्र जो है नरेश जी भी कर रहे हैं कि देखिए, ह्यूमन की तरफ से ही यह सारी चीजें जो है वो की गई है। कुछ कुछ चीजें जो है वो प्राकृतिक है, लेकिन ज्यादातर हमारी ही गलती है। कैसे सुधारे? क्योंकि देखिए, अगर हम देशों की बात कर ले तो हर कोई चाह रहा है कि विकास हो, हम डेवलपमेंट की कैटेगरी में आ जाए, और ऐसे में उद्योग जगत बढ़ रहे हैं, ऐसे में आप नई नई चीजें लेकर के आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कहां पर एक रोक लगनी चाहिए, या कहां पर एक नॉर्म्स बनने चाहिए कि अब इससे आगे कोई देश जो है इंडस्ट्री और नहीं बिठा सकता है, या इस तरह से धुएं का लेवल हो, उन सबको कम किया जा सकता है? कैसे इस चीज को ठीक किया जाएगा? आप ज्यादा क्लियर और सही तरीके से बता पाएंगे? जी जी। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो है एक इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी जो साझा स्थिति रहती है, जिसमें हम सब कंट्रीज के लोग मिलते हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, कॉप होता है, जिसमें नेगोशिएशन होता है ना, जिसमें ये हम डिस्कस करते हैं कि अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो पहले जो था वो टारगेट था कि 1.5 डिग्री से हम आगे नहीं जाएंगे, वो एंड ऑफ सेंचुरी टारगेट था। अब हम देख रहे हैं कि वो तो ऑलरेडी हमने 2024-25 के दौरान ही हम उसके नजदीक पहुंच गए हैं। तो अगर हम तो अभी जो एंड ऑफ सेंचुरी टारगेट है वो 2 डिग्री का है, कि 2 डिग्री से ज्यादा हम ग्लोबल वार्मिंग नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सब कंट्रीज अपने अपने टारगेट फिक्स करेंगे, और हम हर साल रिपोर्ट करेंगे कि हमने क्या किया है अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, है ना, तो और ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए। ये हमारा वो है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है जो ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ का है। ग्लोबल नॉर्थ है, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, वो नहीं चाहती हैं कि उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उनके उत्सर्जन में, कार्बन उत्सर्जन में कोई भी रोक लगे। और ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, जो कि गरीब जनता है, जो लोग इससे डिसबेनिफिटेड है, वो कह रहे हैं कि भैया हमें तो इसकी भरपाई चाहिए। आपने जो ये आज जो कार्बन उत्सर्जन किया है, 70-80% जो आज का कार्बन उत्सर्जन है वो आपका किया कराया है, तो आप हमें पे करें इसके लिए। और उसके बाद में हर बात, अभी जो रिसेंट कॉप हुआ था उसमें भी ये बात हुई कि हम अभी नहीं देंगे, हम 2035 में आपको देंगे। 2035 तक कौन रुकेगा आपका? आप देखिए तो अगले 10 साल थे और क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये कास्केडिंग इफेक्ट हम इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज में। आज एक हुआ, उसका और दुगना तिगना चौगुना ये काम होने वाला है।
तो इसका दो ही उपाय मेरे हिसाब से लगता है, दो चीजें हम लोग बात करते हैं, एक अडेप्टेशन और एक मिटिगेशन। अडेप्टेशन है को कैसे अडेप्ट करें, मिटिगेशन लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि हम अपना कार्बन करें, लेकिन उसमें कार्बन उत्सर्जन जो है वैश्विक स्तर पर कम होना पड़ेगा। और उसमें जो अभी के हिसाब से जो थर्ड तीन जो बड़ी कंट्रीज है उसमें चाइना, अमेरिका और भारत, ये तीन कंट्रीज है जो अभी कर रहे हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकल इमिशन है वो तो अमेरिकन और यूरोपियंस लोगों ने किया है, और उसका जो 30 साल लगते हैं क्लाइमेट चेंज को लेने। तो आज का जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारी कारस्तानी नहीं है, वो उनकी कारस्तानी है। तो ये बात जो है ये क्लाइमेट जस्टिस की डिस्कशन पे आता है, जहां पे सब डिस्कशंस फेल हो जाते हैं क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। तो उसमें वो बहुत मसला आता है हमें कि हम किस तरह से वैश्विक स्तर पर एक कंसेंसस बना के रखें। इसमें बहुत मुश्किलात हो रहे हैं हमें। जी बिल्कुल नरेश जी, देखिए अभी हम अगर राजस्थान की एक तस्वीर दिखाएं, और कहीं ना कहीं राजस्थान की तस्वीरें भी जो हम दिखा रहे होंगे, ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं कि देखिए जहां पर पहले तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसे। जम्मू कश्मीर के अंदर में बर्फबारी नहीं हुई, इस वजह से वहां पर एक गेम होना था, वो खेल जो है वहां पर नहीं हो पाया। अब अचानक से देखिए मौसम ने यहाँ पर करवट लिया, बदलाव हुए यहाँ पर, और उसके बाद देखिए बर्फबारी ही बर्फबारी, और जबरदस्त मतलब वहाँ हर चीज जो है बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ है, लोग मजे ले रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी देखिए अभी ओलावृष्टि हुई, जम्मू कश्मीर जैसी तस्वीर वहां पर भी नजर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा प्रभाव नजर आ रहा है। देखिए जो पश्चिम में है उनमें पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव तो नजर आएगा ही। मैं आपसे इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि एक बात तो ये है कि हम इसको देखिए, जो एटमॉस्फेयर है, हवा है, उसमें देशों की बाउंड्रीज नहीं है। इसीलिए ये एक जगह होने से मतलब जब तक विश्व में इसके बारे में सहमति नहीं होगी या बड़े लेवल पे सहमति नहीं होगी, जैसे कि 2015 दिसंबर में पेरिस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, एग्रीमेंट में हुआ था, तब तक परेशानियां रहेंगी इस बारे में। मगर अब अभी जो सिचुएशन है, मैं अगर एक शब्द यूज करूं, हाई एंट्रोपी स्टेट है ग्लोबली। अमेरिका ने अपने आप को टेंटेटिवली विड्रॉ कर लिया समझिए इन एग्रीमेंट से, और उसका काफ़ी असर पड़ता है। और ये बात सही है कि क्लाइमेट जस्टिस का जो इशू है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिलेटिवली पुअरर इकोनॉमीज हैं वो सस्टेन नहीं कर सकते लो कार्बन एमिशन को, तो उनके लिए भी वो ज़रूरी है। तो ये मिलजुल के ही हो सकता है। इसीलिए जो कॉप मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मगर उसमें कंसेंसस, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म कंसेंसस चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इलेक्शन 4 या 5 साल के साइकिल में होते हैं, और जो लीडरशिप है वो उसी को कंसंट्रेट करती है। तो इस कारण से हमारे जैसे देश ने, जो कि रेस्पॉन्सिबल, कई हमारे बहुत सारे टारगेट्स एनडीसीज जो हैं वो वी आर मीटिंग, मतलब हम लोग उस सही रास्ते में हैं। मिटिगेट करने के लिए दूसरे तरीके से हमारी जो मीडियम टर्म प्रेडिक्शंस वगैरह हैं वो भी बहुत इम्प्रूव हुई हैं। इसीलिए आप देखिए कि वो एक फैक्टर है जिससे हम नुकसान से कुछ हद तक और काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और हम बच भी रहे हैं उस सेंस में। तो वो हम अपने देश के स्तर पे तो कर सकते हैं, मगर उसको वैश्विक ग्लोबल स्तर पर करने के लिए एक ग्लोबल एग्रीमेंट या ग्लोबल कंसेंसस की जरूरत है। ये परेशानी सबकी है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिका में ये नहीं होगा। अमेरिका में जैसे आपने अभी बताया भी कि देखिए उस चीज से जो है अमेरिका ने अपने आप को बाहर निकाल लिया। सीधे तौर पे भारत पे भी आरोप लगाया, अन्य कंट्रीज पे भी उसने कहा है कि यहाँ से सबसे ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल चीजें जो है वो होती हैं, वहीं से होती हैं, भारत और अन्य देशों से। अमेरिका से ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हम निकल रहे हैं, इससे विड्रॉ कर ले रहे हैं। अब ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि एक मंच पे आके, एक स्तर पे आकर के ये चीजें हो जाए, तो क्या लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है? ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए इसके बिना होना बड़ा मुश्किल होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे
जितना भी साइंटिफिक एविडेंस है, जितना भी डाटा है, वो ये बताता जा रहा है कि क्लाइमेट स्केप्टिक्स जो थे, जो इस बात को नहीं मानते थे, उनके लिए भी बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे एविडेंस आ गए। देखिए जो अंटार्कटिका की आइस में 1 लाख पिछले 1 मिलियन ईयर 10 लाख साल की लगभग एटमॉस्फेयर के ग्रीन हाउस गैसेस के रिकॉर्ड हैं, जो 190 ppm और 290 ppm के बीच में वेरी करते हैं। 190 जब ग्लेशियल स्टेज होती थी, 290 जब इंटरग्लेशियल स्टेज होती थी। आज हम लोग 450 के आसपास हैं, और ये सब जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तब से ये कर्व लगातार ऊपर गया है। तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस की कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और उसका बड़ा जो शेयर है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को ही जाता है। तो जो आज हो रहा है उसका उद्गम, उसका सोर्स तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन समझिए 1840 के बाद से जो शुरू हुआ उससे है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट तो केवल जबरदस्ती के लिए है, और इसको मिलजुल के ही संभाला जा सकता है। इसके अलावा अदर बहुत मुश्किल होगा, इसको बहुत मुश्किल होगा। अंजुल जी, जो बात देखिए नरेश जी कर रहे थे, उसी से रिलेट करके मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि भारत, क्योंकि देखिए हर देश को अपनी अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए सोचने की ज़रूरत है। अन्य देशों पे वो कहीं ना कहीं निर्भर नहीं हो सकते, और नो डाउट ये जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की चीज़ें चल रही है, आपको साथ मिलकर के बैठ करके करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर भारत ये चाहे कि हम अलग से इसको लेकर के कुछ उपाय निकाल करके, ऑप्शंस निकाल करके अपने क्लाइमेट को हम बेहतर कर सके, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप लूप में चीज़ों को ला सकते हैं। नहीं, इसमें दो बातें हैं। एक तो पहली बात जो वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें हम केवल अपना जो उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन है, उसको कम कर सकते हैं। और भारत ने अपना उत्सर्जन बहुत ही कम किया। आप देखिए तो अगर हमने पेरिस एग्रीमेंट बोला था कि बाई 2030 के करीब हम अपना जो शिफ्ट है फ्रॉम कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, हम उसको शिफ्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी में लाएंगे, समझे। तो वो 2030 का टारगेट था। हमने ऑलरेडी 2024 में ऑलरेडी हमारे पास 49% जो है, मतलब ऑलमोस्ट 50% जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है। और हम आज के जमाने में नेशनल सोलर मिशन जो है, इंटरनेशनल सोलर मिशन जो इंडिया ने ही इसको ये किया, प्रमोट किया है, दैट इज टेकिंग ह्यूज स्टेप इन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अदर कंट्रीज। सो हम जो है एक स्थिति में इस तरह के हैं कि जो हम ग्लोबल लीडरशिप दे सकें, स्पेशली जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनका एक लीडरशिप वॉइस। आप देखिए तो लास्ट जो बाकू में जो अजरबैजान में ये कॉप हुआ था, उसमें भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था। उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बोला था, वो उसको बहुत वर्ल्ड में लाउडेड वॉइसेस में उसको बढ़ोतरी हुई थी, भारत की इस पर सराहना की गई थी, क्योंकि ये जो है ये वैश्विक स्तर पे है, लेकिन इसकी लड़ाई जो है वो हर लेवल पे लड़नी पड़ेगी। आपका क्वेश्चन है, मैं उस पर आ रहा हूँ कि हमने वैश्विक स्तर पे जो हमारा कमिटमेंट था उसको हमने बहुत अच्छी तरह से किया और हम कर रहे हैं। लेकिन एक जो प्रॉब्लम हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए कि हम उसको लोकल स्टेट में, कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ग्लोबल प्रॉब्लम है, उसका जो इम्पैक्ट है बहुत लोकल है। अभी जो आप देख रहे हैं ये लोकलाइज्ड इम्पैक्ट हम इसको बोलेंगे। इसका मतलब है कि हमको अपना घर भी सुधारना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे? हम उसके लिए 2-3 चीजें, एक तो साइंटिफिक जो इंफॉर्मेशन है उसका प्रचार प्रसार ऐसा हो कि जिससे कि हम उसको इंफॉर्मेशन पहले इन एडवांस दे सके। जैसे अगर बाढ़ की स्थिति आने वाली है तो हम क्या, और हमने किया है, आप अगर देखें तो साइक्लोन से जो उड़ीसा में लोग मरते थे, आज एक आदमी नहीं मरता है। हमने बहुत अच्छी तरह से उड़ीसा में उसको हमने किया है। तो हमारे पास लोकल इन हाउस इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हमने इसको कर्व करने की कोशिश की है। तो लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा ये कि उसको हमको और बढ़ाना है, और हमको अपना घर जो है उसको ज्यादा दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये लोकल जो दिक्कतें हैं उसी के हिसाब से, यानी कि पहले अपने घर को ठीक करना है, फिर उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल इसमें जाकर के, विश्व फोरम पे जाकर के जो है वो चीज़ों को ठीक करने पर बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के बदलते मौसम को लेकर के तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए।